अगर रुक करें थोड़ा सा रशिया और चाइना की तरफ, 40 दिन की जो सूरत हाल रही, यहां तक के बाद ट्रंप की इस पोस्ट पर आ गई कि वो पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा जो दोबारा ना उठ सके। इस पूरी सूरत हाल में भी रूस और चीन बतौर एक ताकत खुलकर कहीं सामने नहीं आए, उनका वो एक्टिव रोल नहीं दिखाई दिया। भले बिहाइंड द सीन्स वो कई तरह की हेल्प कर रहे हों, किसी ना किसी जगह पर मौजूद हों। आपके ख्याल में आइंदा भी ये दोनों ममालिक इसी तरह की प्लेबुक पर काम करते दिखाई देंगे, या इस सिचुएशन से निकलने के बाद आपको इसमें तब्दीली नजर आती है? एक तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट था जिसकी बड़ी धूम भी मची और उसमें ज़्यादा परेशानी का इजहार भी किया गया, कितने खौफनाक अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, कितनी बड़ी धमकी थी। फिर अपने जो ख़तरनाक तरीन बॉम्बर्स हैं उनको कम अज़ कम मीडिया की हाइप की हद तक उसको उड़ा भी दिया और कह दिया कि पोजीशन करने वाला हूँ। फिर उसके ऊपर क्लॉक भी लगा दिया। कुछ बातें पहले हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी स्टोरीज इसके ऊपर नजर आएंगी। ये जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बातचीत हो रही है, इसका अमल उसके उस सोशल मीडिया पोस्ट से पहले शुरू हो चुका था। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हमारा लफ्ज़ नहीं है, उनके अपने एक तजिया निगार ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उसके बारे में कहा जाता है खतरनाक मस्खरा। यानी है, लगता है वो मस्खरा है, लेकिन आप उसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है सर। नहीं, उसके बारे में तो मैंने बड़े मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो उसके बारे में असल में कह रहे हैं लेट नाइट शोज वाले, वो तो हम अपनी पैमरा की पॉलिसी की तरह चला ही नहीं सकते। लेकिन इस बात को छोड़ते हुए वो आपको लगता है कि वो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें करता है। लेकिन ये जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं मैनहट्टन के, न्यूयॉर्क के, ये जिस तरीके से काम करते हैं अमेरिका के अंदर, उनका मानना ही ये है कि आपने थरथल्ली जिसको कहते हैं मचानी है, ताकि आप उसके अंदर से अपना असल मकसद हासिल करें। तो एक तो जो तज्जियाती तौर पर, मालूमाती तौर पर हमें जहन में रखना चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट किया था, उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स का माहौल बनाया जा रहा था। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टॉक्स करनी थी और यहां पर डील होनी थी तजिया निगारों के मुताबिक, लिहाजा उसको अपनी फेस सेविंग के लिए एक बहुत बड़ा भयानक किस्म का एक माहौल बनाना था। तो एक तो ये हो गया। अब आप वापस आइए रूस और चीन के मामले के ऊपर। देखिए, रूस की तो इसके अंदर सत्ते खैरा हुई। रूस का वो तेल जो जिसके ऊपर जब इंडिया खरीदता था, दुनिया के अंदर कोई और खरीदता था, तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता था, वो टैरिफ उसको हटाना पड़ा। यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के अगर आप बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि इस जंग के जरिए आपने पुतिन के खजाने के अंदर 15 से 20 बिलियन डॉलर का इजाफा कर दिया है और वो हमें मार लगा रहा है। रशिया के हथियार बिकने शुरू हो गए हैं। तो रशिया तो, और फिर ये भी देखिए यूक्रेन के अंदर जो रशिया कर रहा है उसके बारे में अब अमेरिका बात नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने खुद उससे कहीं ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक और तबाहकुन जंग का आगाज़ किया जिसने दुनिया को गले से पकड़ लिया। तो रूस की तो हमें खामोशी समझ आती है। दूसरी तरफ चाइना को देखिए, और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, चाइना के जो डिफेंस तजिया निगार है उनमें से दो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, तो मैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में था। तो वो हमें बता रहे थे जी कि हमारे लिए अमेरिका की तरफ से जो ईरान के ऊपर जंग है वो ऐसे ही है कि जिस तरह हम अमेरिका के वॉर रूम के अंदर बैठ के अमेरिका की तमाम प्लानिंग देख रहे हैं। अमेरिका का जहाज कहां से उड़ता है, अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है उसके पास क्या कैपेसिटी है, अमेरिका कौन से मिसाइल दागता है, अमेरिका के पास बॉम्ब डिलीवर करने की कैपेसिटी कितनी है, उनके रडार्स किस किस्म के हैं, और फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका की वल्नरेबिलिटी क्या क्या है। तो उनका मानना यह था कि जूं जूं अमेरिका इस जंग के अंदर धंसता जा रहा है तो अमेरिका हमारे लिए वॉर डेटा जनरेट कर रहा है, जिसके सामने मुकम्मल तौर पर एक तस्वीर बनती है कि अमेरिका किस जगह पर खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते थे कि जंग जारी रहे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि चीन के लिए जंग सिर्फ तेल की बहाली के लिए जंग नहीं थी। चीन को अमेरिका ने एक ऐसी बारादरी दी है अपने निज़ाम के अंदर झांकने की जिसका चीन तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और वो तजियानिकार मुझे बता रहे थे कि हम इससे पहले अमेरिका की जो जंगी सलाहियत है उसके बारे में लेबॉर्ट्री के अंदर हम मॉडल्स बनाते होते थे, ये हमें एक रियल लाइफ लेबॉर्ट्री मिल रही है। सो मेरे ख्याल में चीन की जाविये से अगर आप देखें, क्योंकि वो 50-60 साल आगे की प्लानिंग करते हैं, उनके लिए जानना बड़ा जरूरी था कि ये जो हर किसी को धमकी लगाता है इसकी असल में कैफियत क्या है। एक ऐसा मुल्क जो उसकी दिफा का 2% भी खर्च नहीं करता, उसने उसको बॉक डाउन कर लिया है 38 दिन, और आखिर में आके आपको जोग्राफिये के सामने सर झुकाना पड़ा। तो चीन जब उसके साथ मलाकड़ा डालेगा तो वो कहां पर खड़ा है। तो आई थिंक चीन का बड़ा एक दिलचस्प
इसके अंदर इंटरेस्ट था, अमन में भी उनका इंटरेस्ट था, लेकिन जंग उनके लिए कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं लाई, बल्कि शायद बहुत अहम डाटा मतलब तलत साहब, आप ये कह रहे हैं उन्होंने आने वाले वक्त की भी तैयारी कर ली अमेरिका के पोर्टफोलियो को सामने रखते हुए। हमें भी ईरान नजर आया 10 महीने पहले जो उसके साथ किया अमेरिका ने, यहाँ एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ दिखाई दी ईरान की। क्या आने वाले वक्त में चीन और रूस ईरान को एक ग्लोबल माशी निजाम का हिस्सा बनाने में भी इसी तरह का कोई किरदार अदा कर सकते हैं जो यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने अदा किया है? देखिए, बहुत सारा जो है ना वो जिसको कहते हैं कि ज़मीन की प्लेटें वो शिफ्ट हुई हैं। अमेरिका का जोम टूटा है। ये बताया गया है कि जंग लड़ने के तरीके क्या हैं। किसी ज़माने में जंग के बारे में कहा जाता था कि जितना बड़ा और एक्सपेंसिव हथियार आपके पास होगा उतना ही आप खतरनाक मुल्क मुतसव्वर होंगे। इस जंग ने पलटा दिया है, बल्कि उससे पहले यूक्रेन और मामला पलटा दिया था। लेकिन जिस स्केल के ऊपर ईरान और अमेरिका के जंग ने इस को पलटाया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जितने जल्दी आप हथियार बना पाएं, जितने सस्ते आप हथियार बना पाएं और जितनी बड़ी क्वांटिटी में आप हथियार बना पाएं, वो बड़े बड़े हथियारों के ऊपर भारी हैं। $25,000 का एक ड्रोन है, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको $4 मिलियन का एक इंटरसेप्टर लगाना पड़ता है। और 25,000 का जो ड्रोन है, आप 2 दिनों के अंदर 1000 ड्रोन बना सकते हैं। जो इंटरसेप्टर है उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको 3 महीने दरकार है। तो ये तो जंग की थ्योरी ही तब्दील हो गई है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का जोम है, जंग की थ्योरी है, और फिर बहुत सारा मामला अब एशिया की तरफ शिफ्ट होगा। किरण, ये बात यहाँ पर अगर हम जो सस्ते वाले ड्रोन्स हैं, अब इसकी तरफ जरा जाएं, उन मिसाइल्स को छोड़कर। किरण, ये जो तलत साहब बात कर रहे थे, तो ईरान को तो एक नया, जिसे कहा जाए कि स्ट्रेटेजिक कार्ड मिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कि इससे पहले कि आप न्यूक्लियर की बात करें, मिसाइल्स के ऊपर बात करें, उसने इसके जरिए दुनिया की मईशत को चोक किया। तो इस पूरी सूरत हाल ने 38 दिन ने यह बताया कि दुनिया को हिलाने और जगाने के लिए वो गाजा भी काम नहीं कर सका, जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चंद हफ्तों के बंद होने ने पूरी दुनिया को जगाया। लेकिन आशा, मैं अगर इसमें गुजारिश करूं, सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं कि ये जो कार्ड है ईरान का, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ये महदूद मुद्दत के लिए है। ठीक हो गया, क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत आप कोई ऐसा बैनुल-अक़वामी रास्ता हतमी तौर पर नहीं रोक सकते जो सबका साझा है। तो ये वक्ती तौर पर तो ठीक है, लेकिन अमेरिका से हटके दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी मिसाल अगर वक्ती तौर पर ईरान ने इसमें गेन कर लिया और अमेरिका को हजारों मील दूर इधर इस्लामाबाद बुलाया है कि आओ बैठकर मामला हल करो, और दुनिया का दबाव है, तो फिर ईरान ने तो कोई लंबी तैयारी कर रखी थी इस सूरत हाल की। लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन ये ट्रंप कार्ड जो है, इसके ऊपर लिखा है कि लिखा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अमलन तहरीर हुआ है कि ये महदूद मुद्दत के लिए सहूलत मुहैया है। आप इसको तवील मुद्दत कार्ड के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ईरान ने अपना जोग्राफिया बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे उन्हें सहराओं के अंदर से मिसाइल फायर किए हैं, जैसे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जिक्र हो रहा था। बहरी बेड़े वहां पे घुस नहीं सकते। बड़े बहरी बेड़े का मसला यह है कि वो 10 मील के रेडियस के अंदर घुस नहीं सकता, और उसके साथ जो ईरान की टेरेन लगी हुई है वो हाई माउंटेन्स हैं। वहां से आपको सिर्फ 2 मिसाइल फायर करने हैं और बहरी बेड़े का बेड़ा गर्क हो जाना है। सो मेरे ख्याल में जोग्राफिया को जिस तरीके से ईरान ने इस्तेमाल किया है दूसरे ममालिक के लिए, उसके अंदर बहुत जबरदस्त लेसन है।